हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी-कभी जिस दुनिया को बनाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बाद में हम उसी दुनिया के लिए सेकेंडरी हो जाते हैं। इसी तथ्य से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है सेकेंडरी रिश्ते। माँ ने कमरे के बाहर आकर पुकारा था, फिर बोली थी, तैयार हो गई? कल तुम रात को बहुत थकी लग रही थी, इसलिए बात नहीं कर पाई थी। कल दिल्ली वालों का फोन आया था, उन्हें सब कुछ बहुत पसंद है। वे 1 सप्ताह बाद आकर शगुन करने को कह रहे थे। तुम अपनी छुट्टी वगैरह का देख लेना, राजेश को मैं फोन कर दूंगी, वो छुट्टी लेकर आ जाएगा। ललिता ने माँ की बात सुनी थी, फिर कंघी करने लगी थी। आईने के सामने उसका चेहरा ख्यालों में खो गया था। राजेश मुश्किल से 5-6 साल का रहा होगा। पिताजी का पार्थिव शरीर आंगन में रखा था। राजेश सोकर उठा था। सबको रोता देखकर वो आकर मुझसे चिपक गया था। फिर बोला था, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी चॉकलेट कौन लाएगा? मैंने उसकी पीठ थपक कर कहा था, दीदी करेगी भैया, दीदी सब करेगी। जबकि एमए में पढ़ने वाली ललिता खुद नहीं समझ पा रही थी कि अब क्या होगा और कैसे होगा। उसको पिताजी का इस तरह एक्सीडेंट में जाना अविश्वसनीय लग रहा है। छोटा सा राजेश, माँ, उनकी बीमारियां, दवाइयां, घर के खर्चे, सब पिताजी संभालते थे। ललिता का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। काश उसकी जगह कोई लड़का होता तो शायद उसके लिए ये सब आसान होता। दिमाग शून्य सा हो रहा था। तभी पड़ोस के गुप्ता चाचा ने रोते हुए कहा था, चलो बेटा, पापा से आखिरी बार मिल लो। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आंगन तक गई थी। पिताजी से लिपट कर रोते हुए उसने कहा था कि अब आप ही मुझे बताइए कि सब कुछ कैसे करेंगे। राजेश इतना छोटा था कि मुखाग्नि देते समय डर कर भागने लगा था। मासूम बच्चा इतने कठोर रिवाज को करते समय अपने आप को संभाल नहीं पाया था। रीति रिवाज पूरे किए जा रहे थे। मेहमान आ गए थे। गुप्ता चाचा पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए थे। वो केवल बैंक अकाउंट से पैसे निकालती जा रही थी। पिताजी ने शायद भविष्य के बारे में सोचकर अनजाने में ही अकाउंट ज्वाइंट करवा दिया था, वरना इस समय वो परेशानी में पड़ जाती। वैसे तो प्राइमरी स्कूल के टीचर के अकाउंट में होता ही कितना है। गांव में 2-4 बीघा खेत थे, उनसे अनाज आ जाता था, बटाई में दे रखा था। कुल मिलाकर यही हमारी पूंजी थी। 1 सप्ताह बाद ही ललिता ने यथार्थ धरातल पर उतरने की सोच ली थी। ऐसे कैसे चल पाएगा? कुछ तो करना ही होगा। उसने प्राइवेट परीक्षा देने की सोच लिया था और नौकरी ढूंढने की सोची थी। बहुत दिन तक उसे भटकना पड़ा था। तब कहीं जाकर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की पोस्ट मिल पाई थी। सैलरी पर उसने जिरह नहीं की थी, क्योंकि उसे उस समय नौकरी की सख्त जरूरत थी। धीरे धीरे सब कुछ संभलने लगा था, व्यवस्था भी और लोग भी। माँ बहुत गुमसुम रहती थी, इसलिए स्कूल से लौटकर रोज शाम को उन्हें मंदिर लेकर जाती थी। वो राजेश का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया था,
ताकि कैरियर बन सके। राजेश पढ़ने में अच्छा निकला था, थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर। एमबीए करके राजेश को एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गया था। अच्छा पैकेज था। माँ के चेहरे पर अब संतुष्टि के भाव थे। कभी कभी मेरी जिंदगी की किसी खिड़की से सूनापन झांका करता था, पर मैं उसे व्यस्तता के पर्दे से ढक देती थी। सुबह तो वक्त नहीं मिलता था, पर शाम को खाना बनाकर रखती थी। वो माँ के साथ ही खाना खाया करती थी। मेरे बालों से सफेदी झांकने लगी थी। कभी कभी मन करता था कि डाई लगा लिया करूं, मगर फिर मन कहता था कि अब किसी और की जिंदगी में तो जाना नहीं है। जिनकी जिंदगी मुझसे जुड़ी है उन्हें संभालना है। इस बीच नवीन ने मेरे करीब आने की कोशिश की थी। नवीन अच्छे अध्यापक, वो अच्छे मित्र थे। एक दिन उन्होंने अपने अकेलेपन की दुहाई देकर मेरे सामने प्रस्ताव रखा था, मगर मैंने कह दिया था कि मेरा अकेलापन भी मेरा नहीं है। मैं तब तक उसे नहीं बांट सकती जब तक परिवार वालों की अनुमति न हो। वे मन मारकर अनुमति दे भी दें तो मेरा मन कहेगा कि अभी मेरा दायित्व पूरा नहीं हुआ है। नवीन ने कहा था, मैं आपके आदर्शों को प्रणाम करता हूँ। मैं आपका इंतजार जिंदगी भर कर सकता हूँ। अचानक हाथ से कंघा गिर गया था और मैं चौंक पड़ी थी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बोली थी, स्कूल के लिए कितना लेट हो गई हो। सच में 15 मिनट अधिक हो चुके थे। भागकर मैं घर से निकल गई थी। खाली पीरियड में भी मन घर की व्यवस्थाओं से में उलझा था। बैंक से आज पैसे निकलवा लेती हूँ, चपरासी से शॉपिंग आज ही कर लेती हूँ। टाइम न मिला तो कल परसों में कर लूंगी। बाकी व्यवस्थाएं राजेश आ जाएगा तब देखेंगे। खाना बनाने के लिए भी किसी को देखना पड़ेगा, वरना खाना कौन बनाएगा। मैं वो माँ तो बातचीत में लग जाएंगे। हमें भी तो वहां गोद भरने जाना पड़ेगा। छुट्टी का नाम लेते ही प्रिंसिपल सर कुड़कुड़ाने लगते हैं। ललिता मैडम, आप तो इतनी सीनियर हैं, मेरी परेशानी को समझिए ना। मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि स्कूल नहीं चला पाएंगे। जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। सारे सहयोगी मुंह छिपाकर हंसने लगते हैं, पर ललिता ऐसा नहीं कर पाती। वो जानती है जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज है। उसने समय से पहले जिम्मेदारी संभाल ली, इसलिए आज ये सब कुछ कर पाई। अब तो खैर राजेश भी हाथ बटाने लगा है। उससे भी पूछना पड़ेगा कि शादी के खर्च में कितना दे पाएगा। गहना वगैरह भी बनवाना पड़ेगा। माँ के पास तो कुछ खास है नहीं। कपड़े खरीदना पड़ेगा। आजकल सस्ता तो कुछ भी नहीं है। क्या सोना, क्या कपड़ा, पर करना तो सब कुछ पड़ेगा ही ना। एक सप्ताह बाद वे लोग आए थे। राजेश भी छुट्टी लेकर आ गया था। उन लोगों ने सब कुछ देखा था, फिर कहा था, हम शगुन करना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि ये घर किराए का है। हमने एक फ्लैट बुक कराया है, लेकिन अभी तक हम उसकी किस्तें चुका रहे हैं, समय लगेगा। उन्होंने कहा था कि हमें लड़का पसंद है और शगुन कर दिया था। खूब सारी मिठाई, फल, मेवा सब वे लोग लाए थे। माँ ने मुझसे कहा था, जहां जहां बांटना हो बांट देना। माँ तो जैसे तैसे चलती फिरती थी। इधर माँ का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं रह रहा था। शादी का काम आ जाएगा तो और परेशान हो जाएगी माँ। हम लोग भी गए थे
और गोद भराई कराए थे। व्यवस्था में थकान व खर्च दोनों ही हुए थे। परीक्षा भी वहीं हो गई थी। 2-4 रिश्तेदार थे, सो उनको वहीं बुला लिया था। शादी की तारीख पास आ गई थी। खर्च के लिए मैंने अपने फंड से पैसे निकाले थे। वो राजेश ने अपने अकाउंट से निकाले थे। शादी की तैयारियां लगभग हो ही गई थी। माँ बहुत थकी सी लग रही थी। मैं बहुत डर रही थी कि माँ कहीं ऐन वक्त पर बीमार न हो जाए। बारात सजाई जा रही थी। मेरा मन भी प्रफुल्लित था कि इतना छोटा सा भाई आज इतना बड़ा हो गया है कि उसकी बारात सज रही है। बारात में नवीन जी भी निमंत्रित थे। मेरे पास आकर बोले थे, अच्छी लग रही हैं। मैंने थैंक यू बोला था तो बोले थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। मैं उनका आशय समझकर मुस्कुरा दी थी। बारात पहुंच गई थी। जयमाल हुई थी। दुल्हन के रूप में शिखा को देखकर मन ममत्व से भर गया था। पर अगले ही क्षण उसके चेहरे में मुझे अपना चेहरा नजर आने लगा था और राजेश के चेहरे में नवीन जी का। मैंने सिर को झटका दिया था और वास्तविकता नजर आने लगी थी। रात को सब लोगों ने खूब एंजॉय किया था। भावरें हुई थी। सुबह विदा की तैयारी हो रही थी। विदा के समय सबकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। शायद शादी की यही रस्म का सबसे नाजुक पल होता है। इस बीच थकान के कारण माँ के हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो बारात से वापस आकर बस लेटी ही रहती थी। खाना बनाने वाली लगा ली थी। अब वैसे भी घर के काम माँ से नहीं होते थे। बहू शिखा के सब रस्मों रिवाज पूरे कराए जा रहे थे। माँ अधिकतर बिस्तर पर ही रही। शादी का बायना वगैरह सब समय निकाल कर मुझे ही बांटना पड़ता था। रस्म रिवाज भी सब मुझे ही करवाने पड़े थे। माँ बस सामने बैठी रही थी। मेरी छुट्टियां भी खत्म होने को आ गई थी। शिखा अपने मायके जा रही थी। इस बीच फ्लैट का पोजीशन मिल गया था। शिखा को 1 हफ्ते बाद वापस आना था। माँ ने कहा था कि मैं तो कुछ कर नहीं पाती, शिखा आ गई है तो फ्लैट में शिफ्ट कर लो। शिखा राजेश के साथ चली जाएगी तो तुम परेशान हो जाओगे। माँ चाहती थी कि शिखा के आने पर गृह प्रवेश कर लिया जाए। मुझे भी ठीक लगा था। एक तो शादी की तैयारी में थक गई थी, उस पर गृह प्रवेश की सब तैयारियां। जगह भी दूर थी जहां फ्लैट था। स्कूटी से बार बार आना जाना करती थी। मैं खुद भी बहुत थक गई थी, पर गृह प्रवेश जरूरी भी था। कम से कम मकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को बार बार समझाती थी कि बस इतना सा काम ही तो है, फिर तो बस रूटीन वर्क ही रह जाएगा। वो शुभ दिन भी आ गया था। गृह प्रवेश अगले दिन था। पंडित जी से बात हो गई थी। शिखा भी आ गई थी। सब तैयारी हो गई थी। राजेश की छुट्टियां भी बाकी थी, सो वो यहीं था। पूजा शुरू हो गई थी। राजेश तो शिखा पूजा में बैठे थे। कलश वगैरह सिर पर रखकर शिखा सुंदर लग रही थी। शिखा ने मंत्रों के साथ कदम राजेश के साथ अंदर रखा था। उसका चेहरा मालकिन वाले दर्प से दमक रहा था। मैं मन में सोच रही थी कि फ्लैट की एक किस्त जो उधार लेकर चुकाई है वो अभी देनी बाकी है। फ्लैट मैंने राजेश के नाम पर ही लिया था। गृह प्रवेश के बाद फल व मिठाई बांटने का काम शिखा को सौंपा गया था। रिश्तेदारों लोगों ने कहा था कि असली मालकिन को ही ये सारे काम करने चाहिए। पंडित जी को दक्षिणा भी शिखा ने ही दी थी। माँ एक तरफ बैठी थी और मैं माँ का सिर सहला रही थी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस फ्लैट को एक एक पाई इकट्ठी करके मैंने खरीदा है और मैं ही सेकेंडरी यानी गॉड हो गई। अभी तक यदि घर मेरा था, अभी तक इस घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी थी और अब मैं ही इस घर के लिए सेकेंडरी हो गई। मेरा रिश्ता गॉड हो गया। उस रात मैंने एक फैसला लिया था कि सुबह नवीन जी से बात करूंगी कि हम दोनों को एक सेलिब्रेशन और करना है। नमस्कार।